हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के डेली अखबार एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर और आज की सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। तो सबसे पहले जो हमारे फार्मर्स है, फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है स्पेसिफिकली इन दिल्ली, तो उन्होंने एक भारत बंद डिक्लेयर किया था येस्टरडे। तो उस रेफरेंस में छोटी सी न्यूज़ है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा दैट ममता बनर्जी हैड लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन, तो जो चीफ मिनिस्टर है। अब यहाँ पे देर इज अ बाई पोल गोइंग ऑन इन द भागनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे ममता बनर्जी वुड बी कंटेस्टिंग और टीएमसी के वर्कर्स आर इंगेज्ड इन क्लैश विद द बीजेपी। तो इसका एक न्यूज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इट इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो विदाउट प्रोटेस्ट या जो भी है, इट इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस है यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट एक रीसेंट सर्वे आया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और उन्होंने बोला है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट 2020 जो जॉब्स हैव इंक्रीज बाय 29%। तो इस न्यूज़ के साथ साथ हम लोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसको भी कंपेयर करेंगे और अंडरलाइंग इश्यूज थोड़े से देखेंगे। सो बियॉन्ड द न्यूज़। नेक्स्ट है वर्ड्स एंड डीड्स। सो वर्ड्स एंड डीड्स एंड हाई वाटर इज बेसिकली एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में जो पहला वाला है यहाँ पे, इट इज़ बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एड्रेस। तो उस पर एक टिप्पणी है, कमेंट है। जो नेक्स्ट है हाई वाटर, दिस इज अबाउट द अभी वो साइक्लोन चल रहा है, गुलाब साइक्लोन इन द ईस्टर्न साइड, आंध्रा एंड ओडिशा। तो उस रेफरेंस में दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग पहले पैराग्राफ में। सेकंड में वो बताता है अबाउट नीड टू हैव मोर सोशल सेफ्टी नेट्स गिवन द हाई इंसिडेंट्स ऑफ साइक्लोन दैट में टेक प्लेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये दो इंपॉर्टेंट इशूज है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलरली इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। सिक्स्थ, वेयर वुमेन स्टैंड इन लेजिस्लेचर्स। अभी रिसेंटली आइसलैंड के अंदर, ये बेसिकली डेटा था जो ओपिनियन पेज में ही था, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। तो अभी रिसेंटली आइसलैंड में इलेक्शन हुए और वहाँ पे वुमेन, इट सीम्ड दैट द वुमेन इज़ एबल टू गेट मेजॉरिटी। समझ रहे हैं, मेजॉरिटी तो 100, मतलब मान लीजिए पूरे लेजिस्लेचर में मोर देन मेजॉरिटी दे वर एबल टू गेट इट। ऐसा नहीं हुआ, अल्टीमेटली इट वॉज ओनली 48% सीट्स, बट दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर इंडिया विद एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और हमें शायद क्या करना चाहिए और ऑफ हैविंग हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, जनरल स्टडीज 3 या प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए। डीआरडीओ टेस्ट अग्नि प्राइम मिसाइल, बेसिकली प्रीलिम्स। तो अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, न्यूज़ के अंदर था। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है अबाउट द कास्ट सेंसस, ठीक है। कल के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, एलैबोरेट किया था, तो कास्ट सेंसस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये कास्ट डेटा यूज़ नहीं कर सकते, एक्यूरेट नहीं है। पर जो एजेंसी इसको बना रही है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कास्ट सेंसस के लिए, उन्होंने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बनाया था हमने, दैट वाज 98% एरर फ्री। सो नाउ दिस कंट्रोवर्सी इज एक्सपैंडिंग, एम्ब्रॉयलिंग, और बढ़ रही है प्रॉब्लम ये। फिर कल हमने बात करी थी दैट द पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो आज, तो कल हो गया वो, तो उसके बारे में पीएम लॉन्चेस हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। तो इसको वापस से रिविजिट करेंगे। बाकी इसी जब वो इसको अनाउंस कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, तो इसी टाइम पे ही वाज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ आईटी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये एक थीम बन जाती है फॉर मेंस। नेक्स्ट, आईसीआरए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो बेसिकली इकॉनमी को जज करती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 2022 में इट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%। तो पहले का एस्टिमेट था उसका 8.5%, नाउ इट इज मूविंग ऑन टू 9%। नाउ आईसीआरए एक अकेला नहीं है जो हमारी इकॉनमी के बारे में एक आउटलुक दे रहा है। तो इससे पहले हमारा आरबीआई ने दिया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है,
कुछ टाइम पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया था। सो वी विल रीविजिट द स्टेटस ऑफ इंडियन इकॉनमी, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है जो इस रेटिंग एजेंसी ने बोला है। तो एक ओवरव्यू या एक रिविजन हो जाता है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, मतलब कल की, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर है। सो बंद हिट्स रोड रेल ट्रैफिक इन मेनी स्टेट्स। ठीक है, सो दिस प्रोटेस्ट वाज बेसिकली अराउंड द दिल्ली रीजन। तो दिल्ली में एक तरह से सिंगू बॉर्डर एंड दैट एरिया वहाँ पे था। फिर मान लीजिए पार्ट ऑफ द यूपी, तो उस एरिया में प्रोटेस्ट था। अब इन्होंने कहा कि फार्मर्स हु बेसिकली अगेंस्ट, दे बेसिकली वांट बिल वापसी, उनको बिल वापसी चाहिए जो गवर्नमेंट लेके आई है बिल। दे बिलीव इट इज विदाउट द कंसेंट एंड इट हैज़ प्रोविजंस दैट विल अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। सो दे वांट द बिल्स टू बी टेकन बैक। ठीक है, वो चाहते हैं कि बिल्स को वापस ले लिया जाए। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में। एंड इवेंचुअली कल उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी कि हम भारत बंद करेंगे फ्रॉम 6 AM to 4 PM। तो इसी के बारे में ये यहाँ पे है। अब इस भारत बंद के रेफरेंस में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइमरीली ऑपोजिशन, उन्होंने इसको सपोर्ट दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनको सबको सपोर्ट दिया। इवन वेयर आई स्टे, आई वाज गोइंग आउट, तो कहीं पुलिस कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एनीवेज, सो दिस इज द प्रोटेस्ट। नाउ यहाँ पे अंडरलाइंग इशू ये होता है द इशूज विद द फार्म बिल। ठीक है, इशूज़ विद जो 3 फार्म बिल्स है उसके बारे में हो सकता है। वैसे आजकल क्रिटिकल असेसमेंट नहीं आ रहा है यूपीएससी के अंदर, बट स्टिल इशूज़ विद द फार्म बिल्स। द नीड टू मॉडर्नाइज द फार्म सेक्टर, क्या मेजर्स ले सकते हैं? आई थिंक दिस इज मोर एप्ट। द नीड टू मॉडर्नाइज द फार्म सेक्टर, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है और कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है विद रेफरेंस टू द फार्म बिल्स। तो दिस कुड बी वन थिंग। द अदर थीम इज, ये जो एजिटेशन हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसको गवर्नमेंट को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? भाई बाय ब्रूट फोर्स तो हो नहीं सकती, और ये तो पैन इंडिया हो गया, कितना आप रिसोर्सेज लगा दोगे इसके ऊपर? बाय एंड लार्ज एट द एंड ऑफ इट हैज़ टू बी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस एंड कंसल्टेशंस, और इसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दीज आर दी 3 ways by which a question can be asked which is relevant to UPSC civil services. चलिए अब भाबनीपुर में आते हैं, वेस्ट बंगाल। सो क्लैशेस मार भाबनीपुर कैंपेन। सो आई टोल्ड यू बिफोर दैट वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, जो अभी CM है, ममता बनर्जी, शी लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम द, जब भी इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे, सो शी लॉस्ट द इलेक्शंस, शी लॉस्ट द पोल्स, लेट मी पुट इट दिस वे, शी लॉस्ट द पोल्स। अब सब्सिक्वेंटली उनकी जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाबनीपुर, उन्होंने नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ा था, लड़ाई थी वो। तो अब भाबनीपुर, उनकी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी भाबनीपुर थी। तो वहाँ के MLA ने बोला कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। सो ही वेकेटेड द सीट सो दैट ममता बनर्जी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो भाबनीपुर में अब बाई पोल्स हो रहे हैं। एक्चुअली समबडी हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बिफोर। तो पोल्स और बाई पोल्स में क्या फ़र्क होते हैं? पोल्स होते हैं जो पहले इलेक्शन हुआ, जहाँ सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहे हैं। बाई पोल्स इज व्हेन अ सीट इज़ वेकेटेड। ठीक है, कोई MLA ने की डेथ हो गई, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया कि हमको मेंबर नहीं रहना है लेजिस्लेचर का, विधानसभा का, देन बाई पोल्स होते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। एंड अगेन इट्स वेरी क्लियर कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा के इलेक्शंस आर बीइंग डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बाई पोल्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि TMC वाले, जो ममता बनर्जी का ग्रुप है, वो इनको कंटेस्ट नहीं करने दे रहे। बेसिकली दे वांट कि कोई कैंपेन हो ही ना, सो दैट ममता बनर्जी गेट्स थ्रू easily. So that is the objective over here. Because if Mamata Banerjee does not win the election, she will lose her right to be the chief minister. She can be a chief minister or a minister only up to a period of 6 months. ठीक है, within this period she has to get a seat into the assembly or the legislature. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको वो मीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कंसर्न है। अब इस रेफरेंस में अगर हम देखें, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, ममता बनर्जी बंगाल की बात नहीं है, पर ये पहले भी हम देखे हुए हैं। तो यहाँ पे आती है बात द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया है, इनको इंडिपेंडेंस दे रखी है, और इनके पास काफ़ी सारी पावर्स है ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। सो इट हैज़ टू एंश्योर कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पावर से सिस्टम को मैनिपुलेट ना करे अपने एडवांटेज के लिए, नहीं तो रूलिंग पार्टी अपने आप को जिताती रहेगी।
तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसका काम है कि ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये हो रहा था, ठीक है। अब इस रेफरेंस में बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, आई वुड रीआइट्रेट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, नॉट सुओ मोटो, प्रेशर की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन, वो एक रिपोर्ट मांग रहे हैं फ्रॉम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो गया जो पूरे स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, पूरे स्टेट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आगे रिपोर्ट मांगेगा फ्रॉम द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज द रिटर्निंग ऑफिसर। क्लियर? ECI सबसे ऊपर, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट के लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक देयर आर रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ये है, ये अंडरलाइंग थीम ये है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स। जॉब्स अप बाय 29% सिंस 2013। ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। तो ये सर्वे है और इस पर प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सर्वे किसने रिलीज़ किया? तो क्वार्टरली इतने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इट्स स्टिल एन इंडिकेशन। तो ये रिपोर्ट, ये सर्वे रिलीज़ कर रही है द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। तो मिनिस्टर रिलीज करे, मतलब ये मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स दैट यू वुड सी इट इज़ कमिंग फ्रॉम द NSO और द CSO, ठीक है। ये एजेंसीज करती है। NSSO इज बेसिकली द रीनेम्ड रिक्राइस्टेंट वर्जन ऑफ द NSSO। तो अब इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये है बेसिकली। तो ये वाला जो सर्वे है, दिस इज बीइंग रिलीज बाय दिस। और एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है फॉर लेबर, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज रिलीज बाय द NSO ओवर हियर। तो ये सर्वे बेसिकली ये कह रहा है कि उन्होंने बेस ईयर माना है 2013-14 को, तो इन्होंने इसको बेस ईयर माना है और कह रहे हैं कि भाई 2020 में पैंडेमिक है, तब भी हम देख रहे हैं दैट द लेवल ऑफ जॉब्स हैव इंक्रीज्ड बाय 29%। तो बेसिकली अ गुड पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। Now the issue that I see over here is that even the periodic labor force survey said that the unemployment rate in the country has come down, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? ये यहाँ से आता है नंबर ऑफ पीपल दैट आर एम्प्लॉयड इन द वर्कफोर्स, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग वर्क और in the workforce. So it is not divided by population but number of labor force who are seeking a job or working. So वहाँ से unemployment rate आती है। इन्होंने भी बोला था कि जो unemployment rate है हमारी कम हुई है। Now the question that I have over here is, and you should also have, is that 2020 में हम लोग देख रहे हैं, 2020, 21 and even 21-22 हम लोग देख रहे हैं that the economy has come down. इससे पहले भी 2019 में भी there was a slowdown that was taking place, इकोनॉमिक स्लोडाउन था। तो GDP अगर कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है, दैट इज द क्वेश्चन। हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे देयर इज अ जॉबलेस ग्रोथ इन द कंट्री, मतलब GDP तो बहुत हाई है पर जॉब 2%, 3% ही बढ़ रही है और एक GDP बढ़ रहा है 7-8%। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा था जॉबलेस ग्रोथ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई GDP कम हो रहा है एंड जॉब्स बढ़ रही है आपकी? सो दिस डेटा इज एक्चुअली हाइडिंग समथिंग. This is hiding something. So we need to have a greater scrutiny about the employment rate at the youth level, the quality of employment. ठीक है, people who have moved from farm sector, from non-farm sector, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या किसी इंडस्ट्री से वापस लोग फार्मिंग में जा रहे हैं, तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट गिना गया है. बेसिकली इट शोज अ डिस्ट्रेस माइग्रेशन. स्ट्रेस की वजह से द पर्सन हैज माइग्रेटेड ओवर हियर. And as we also see that unemployment rate in terms of women has actually increased over these years. So this is a paradoxical situation that we witness at this particular moment. Okay, so United Nations General Assembly, basically the main organization, जैसे main organization of the United Nations. तो वहाँ पे हमारे जो head of the गवर्नमेंट कह लीजिए, हेड ऑफ द स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट हो गए. सो ही गेव एन एड्रेस ओवर देयर. ठीक है, लाइक बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन, इन्होंने भी अपना एड्रेस दिया यहाँ पे और उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे. तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि भाई इंडिया इज़ एट द हार्ट ऑफ द प्लेस वर्ल्ड. ठीक है, और अगर वर्ल्ड ग्रो करती है जब इंडिया ग्रो करता है,
अगर इंडिया रिफॉर्म करता है तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करती है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली, बिकॉज गिवन द फैक्ट कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, इंडिया की हेफ्टी इतनी ज़्यादा है कि अगर इंडिया करती है तो वर्ल्ड में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर इंडिया में पॉवर्टी कम होती है तो वर्ल्ड में अपने आप पॉवर्टी नंबर्स कम हो जाएंगे, ये बीमारी रिलेटेड। तो दैट इज़ वाई द फोकस शुड बी ऑन इंडिया, द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंडिया ओवर हियर। एंड in this reference he is also talking about that India has committed that it will create 450 gigawatt of renewable energy by 2030. So as this commitment towards the climate change goals उन्होंने यहाँ पे बात रखी है। बाकी ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड मतलब इनकी जो गवर्नमेंट है पिछले 7 साल में, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था कि 7 साल में, बट दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग वाटर कनेक्शंस, बैंकिंग एक्सेस, इंश्योरेंस कवरेज। तो इन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया है इन द रिसेंट ईयर्स। उन्होंने रेफरेंस दिया ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो पाकिस्तान एंड चाइना को सीधा सीधा बोला नहीं कि ये कंट्रीज है हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पर ऐसी रेफरेंस दे दी यहाँ पे। तो पाकिस्तान के रेफरेंस में उन्होंने बात करी कि पाकिस्तान इज क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, सो देर इज़ अ लिंक बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला एंड पाकिस्तान इज अ स्टेट दैट यूजेस टेररिज्म एज अ टूल। तो पाकिस्तान ने तालिबान को प्रमोट किया, ठीक है, तालिबान को प्रमोट किया एज अ प्रॉक्सी वॉर इन अफगानिस्तान, और इंस्टेबिलिटी करके अपने फेवरेबल गवर्नमेंट लेके आ गए, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान वाज क्रिएटेड, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान कैन मैनिपुलेट अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड लाइकवाइज टू द ईस्ट ऑल्सो, इंडियन साइड पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया आपका, या कुछ भी होता है, दे ट्राई टू इंस्टिगेट प्रॉब्लम इन अ कंट्री। सो यूज ऑफ टेररिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल, या सब कन्वेंशनल वॉर कह दीजिए या फिर प्रॉक्सी वॉर कह दीजिए, ये है। दूसरी बात उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करी है, मैरीटाइम स्फीयर की। सो व्हेन वी टॉक मैरीटाइम वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट चाइना। तो साउथ चाइना सी का जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, देयर इज़ अ कंसर्न, इंडिया इज एंगेज्ड इन द क्वाड ग्रुप विच इज़ लुकिंग इनटू द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी। तो वो वहाँ पे बात करी है। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नीड टू ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ द कोरोना वायरस, जो सबको पता है कहाँ से आया, तो चाइना के रेफरेंस में उन्होंने बात करी है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विद चाइना। बाकी उन्होंने यूएन में रिफॉर्म्स के लिए बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एंड पर्टिकुलरली द एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी एट दिस मोमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच टेक्स मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द यूएन, ठीक है, यहाँ पे वॉर करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये पॉलिसी होगी यूएन की, वो सब यूएनएससी करता है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़। तो इसके 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड रेस्ट आर टेम्पररी मेंबर्स, 10 मेंबर्स। सो अभी तो एट दिस मोमेंट इंडिया इज प्रिसाइडिंग द यूएनएससी, ठीक है, जो भी मीटिंग्स होती है इंडिया उसमें होती है, बट बाय एंड लार्ज P5 तो रहती है, इंडिया कभी कभी टेम्पररी मेंबर बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि गिवन इंडिया साइज, गिवन इंडिया हेफ्ट, इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, इसका राइटफुल अधिकार है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है। बाकी आप थोड़ा सा देख लेना G4 क्या होता है, ठीक है, ये मैं डाला नहीं आज, इतना ही है। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ तक आप छोड़ो, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट हम यूएन के रिलेटेड ही है। इंडिया या मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हो रही है कि जब से ये आए हैं डेमोक्रेसी थोड़ा कम हो गई है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स ले लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो जाए, फॉरेन कंट्रीज़ के एजेंसीज करती है, तो कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है। तो इस रेफरेंस में कह रहे हैं दैट इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं विच सिंबलाइजेस डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी इन द कंट्री। तो यहाँ से भी ये सब बातें करिए। तो दिस इज़ बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू दोज इंडेक्सेस प्लस what Joe Biden and Kamala Harris has said about the lack of democracy in India in the recent times. और जब ये बात कर ही रहे थे उस टाइम पे जो एक्टिविस्ट है, NGOs है, यू नो दे हैव बीन क्रिटिकल ऑफ, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे आउटसाइड द असेंबली अबाउट वेरियस इशूज, डोमेस्टिक इशूज विद इन दी कंट्री। तो ये सब था कवर्ड इन दिस एडिटोरियल, प्रिटी हेफ्टी एक्चुअली, राइट। नेक्स्ट है India must create a social safety net to manage the fallout of cyclone storms. Okay, we will divide this editorial into 2 parts. आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला तो है, it is talking about the impact of cyclone Gulab.
जो काफ़ी एक रेयर अक्रेंस है सितंबर में होना। नॉर्मली साइक्लोन्स आपके अक्टूबर हीट, आप एनसीईआरटी 9th क्लास पढ़िए तो वो बोलता है अक्टूबर हीट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द जेनेसिस ऑफ द साइक्लोन्स विच नॉर्मली टेक्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में वो डेवलप होता है एंड इट्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, या ठीक है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर ट्रेड विंड्स के रेफरेंस में इट इज़ पुश्ड इनटू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली ओडिशा, आंध्रा, सम तमिलनाडु यू विल फाइंड रेफरेंसेस ऑफ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप साइक्लोन्स के रेफरेंसेस यहाँ पे देखेंगे। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सितंबर में ही आ गया साइक्लोन, ये अजीब सी चीज़ थी, सितंबर में आ गया, ठीक है। अब इसी रेफरेंस में अगर मैं बोलूँ सितंबर के अलावा हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि साइक्लोन्स आर ऑल्सो कमिंग इन द अरेबियन सी रीजन। तो अब साइक्लोन गुलाब की बात करते हैं। तो साइक्लोन गुलाब में ये बोल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है, 70 नॉट्स व्हेन इट रीचेस द लैंडफॉल, ठीक है। तो 70 नॉट्स होगी जब वो इंडिया में ईस्ट कोस्ट में रीच करेगा एंड दैट ग्रेजुअली वो कम होती रहेगी उसकी स्पीड। पर 70 नॉट्स भी काफ़ी है टू क्रिएट लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिए काफ़ी है 70 नॉट्स भी, गिवन दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट लिव, वो उनके जो अकोमोडेशन है गरीबी रेखा में है, पॉवर्टी है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं टू एनी डिजास्टर दैट टेक्स प्लेस। तो इस रेफरेंस में द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन द सोशल सेफ्टी नेट, दैट इज टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है यहाँ पे। इसी के रेफरेंस में आई विल ऑल्सो गिव रेफरेंस टू द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। चलिए ये बात यहाँ पे हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द साइक्लोन इशू इन द कंट्री। ये तो हो गया सिर्फ गुलाब के रेफरेंस में कि हमें अब आगे क्या देखना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि अगर हम साइक्लोन्स की भी बात करें, जो वर्ल्ड में जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उसका 7% हमारे कोस्ट में आता है एंड गिवन इंडिया जोग्राफी, पेनिनसुलर जोग्राफी, वो प्रोननेस भी ज़्यादा हो रहती है उसकी। दूसरी बात है कि हमारी कंट्री में डेंस पॉपुलेशन है एंड डेंस पॉपुलेशन में अगर बात करें तो जो उनका स्ट्रेटा है, सोशल स्ट्रेटा, वो काफ़ी नीचे है, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लम्स में रह गए, झुग्गी झोपड़ी जैसे कह लीजिए, तो उसमें रहते हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जब ये साइक्लोन आता है तो बारिश होती है खूब, एक तो हवा चलती है खूब तेज़ से, ऊपर से बारिश भी होती है, तो खूब सारा पानी आता है और वो पानी को फिर निकालना भी तो होता है बाहर, वो बाहर निकलता ही नहीं क्योंकि इतना सारा पानी एक साथ आ जाता है। सो पुअर कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेनफॉल डम्प्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, तो ये सिटीज और टाउन्स पे प्रेशर डालता है एंड इसीलिए वी नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है दैट अभी रिसेंटली ये तो प्रॉब्लम्स हमें थी ही थी, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हमारी और एग्रेवेट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है इट इज़ वार्मिंग बिकॉज ऑफ द हायर एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो अर्थ वार्म हो रहा है, हम ट्रॉपिकल है तो फिर ज़्यादा वार्मिंग हो रही है यहाँ पे। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दैट द टेम्परेचर हैज़ रीच्ड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस दैन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो वो वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुका है। अब ज़्यादा वार्मिंग से क्या हो रहा है, अगर ये सी की हम बात कर रहे थे बे ऑफ बंगाल सी में, सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द साइक्लोन, जेनेसिस ऑफ अ साइक्लोन इज हीट। तो सन की हीट से ये सी वार्म हो रहा है, ठीक है। वार्म होने से क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, एवापोरेशन हो रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर। अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना लो प्रेशर भी बढ़ेगा, लो प्रेशर बढ़ेगा तो साइक्लोन की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। सो साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, देयरफॉर वी विल सी मोर इंटेंस साइक्लोन्स इन द कमिंग ईयर। जैसे कि हमने आम्फान साइक्लोन देखा था विच वॉज अ सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन का मतलब है इसकी स्पीड थी अबाउट 260 नॉट्स, तो विच इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू दिस 70 नॉट। 70 नॉट्स में अगर डैमेज हो रहा है तो 260 में क्या होता, ठीक है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। बियॉन्ड दिस, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट वी सी इज दैट वेस्टर्न फ्रंट में हम नहीं देखते, क्योंकि हम अभी यहीं पे बात करी थी कि ट्रेड विंड्स पुश द साइक्लोन्स टू द आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। एंड लाइकवाइज अगर आप किसी भी पार्ट में देखो, आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में टाइफून्स कहते हैं साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। आप अमेरिकन साइड पे देख लीजिए वेस्ट, तो अमेरिका में भी आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट को जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इवन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट हम इसको देख रहे हैं, अरेबियन सी से साइक्लोन्स आ रहे हैं।
बट यहाँ पे अभी तक जो साइक्लोन्स हुए थे वो प्राइमरीली कोस्ट के बाहर ही रह गए, बट स्टिल इट कॉज लॉट ऑफ रेन और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को उसने अफेक्ट किया था, प्याज की खेती, और इसकी वजह से फूड प्राइसेस हैड इंक्रीज इन अ कंट्री, राइट. सो इन दिस रेफरेंस नॉट जस्ट वी हैव टू लुक एट डिजास्टर मिटिगेशन. ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन तो ठीक है, लोगों को हटा दिया, जॉब्स, ये जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे थे, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर सपोर्ट, बिल्ड बैक बेटर, वो सब तो अपनी जगह पे है. बट आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस एंड वी नीड टू लुक एट द सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑल्सो, जैसे मैंने अभी फूड प्राइसेस के बारे में बात करी थी. सो दोज एस्पेक्ट्स हैव टू बी ऑल्सो लुक्ड इनटू. चलिए, इसी रेफरेंस में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट वॉज रिलीज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हर साल साइक्लोन आता है एंड वी कैन स्पेसिफाई कि इस टाइम पे आएगा साइक्लोन. ठीक है. सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद है एनडीएमए एक्ट, तो अंडर एनडीएमए एक्ट की वजह से ये बॉडी बनाई गई थी और इन्होंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं. ये प्रोजेक्ट रिलीज किया है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर देर आर 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, कोस्टल एरियाज 13 साइक्लोन प्रोन्स, और उसमें वो कह रहे हैं टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़. कोस्टल कम्युनिटीज़ की जो वल्नरेबिलिटी, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो बता रहे हैं. तो सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन. साइक्लोन होने से पहले, साइक्लोन के जस्ट होने से पहले, आजकल सैटेलाइट इमेज डेटा से सब पता लग जाता है कब क्या होने वाला है. वी आर नॉट वेरी एडवांस. सो टू फोकस ऑन अर्ली वार्निंग, जो अर्ली वार्निंग आई है, देन डिसेमिनेट टू द पब्लिक. ठीक है, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है या गवर्नमेंट, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन. इन्हांसिंग द कैपेसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़. कुछ भी अगर करना है, लोकल कम्युनिटीज़ का सपोर्ट चाहिए, उनकी अवेयरनेस, उनको अवेयर कराना चाहिए कि भाई ऐसे होगा तो आपको ये करना है, पहले से ट्रेनिंग देनी चाहिए. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इमरजेंसी शेल्टर, इवैक्यूएशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइल्ड स्टॉर्म्स, फ्लडिंग एंड स्टॉर्म सर्जेस इन हाई एरियाज. Strengthening disaster risk mitigation capacity at central, state and local levels. तो ये है आपका नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू वेयर वुमेन स्टैंड इन लेजिस्लेचर्स. तो आइसलैंड का मैंने अभी बताया था, तो आइसलैंड में ऐसा लग रहा था कि देयर विल बी फर्स्ट टाइम दैट वुमेन आर हैविंग मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. ठीक है, तो 50% से तो, पर एक्चुअली 50% से थोड़ा सा कम रह गया, 48% जब रिकाउंटिंग हुई. But somewhere it shows that other parts, including Rwanda, ठीक है, तो रवांडा में देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. तो हम लोग क्यों इतना पीछे, हमारी कंट्री कहाँ पे है? पहली बात तो हमारी कंट्री यहाँ पे है 14%, 78 अपॉन 543 सीट्स आर देयर इन टोटल, उसमें से 78 आर वुमेन. तो इट इज़ जस्ट 14%, और हम देख रहे हैं दैट अदर पार्ट्स आर डूइंग बेटर देन अस. तो पहली बात तो ये है. और अगर हम स्टेट्स की बात देखते हैं, स्टेट्स हैव नॉट इंक्लूडेड, तो ये छोटा हो जाता. तो अगर स्टेट्स का देखें तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है. ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर लेस देन 10%, पर अगर हम देखें तो 2 या 3%, 4% ऐसा ही है, बहुत कम है रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. नाउ आई हैव 2 issues ओवर हियर. वन, व्हाई डू वी नीड more representation of women in legislature? What steps can be taken to improve representation of women in legislatures? तो पहली बात, हमें क्यों चाहिए more women in representation? अब अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिकली 3L होते हैं: लर्निंग, लेबर, लीडरशिप. ठीक है, तो ये है आपके 3Ls ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तो हम जो बात कर रहे हैं वुमेन इन लेजिस्लेचर्स, दैट मीन्स मोर वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या होता है, वो गवर्नमेंट को सवाल पूछते हैं, वो लॉ बनाते हैं. सो मोर वुमेन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मोर वुमेन इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप. सो इफ देयर आर मोर वुमेन इन पोजीशन, मान लीजिए लेजिस्लेचर के अंदर भी है, सो दे विल हैव ग्रेटर से व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज. जेंडर सेंसिटिविटी विल बी देयर इन द एट द लीडरशिप फ्रंट ओनली. ठीक है, तो लीडरशिप में होगा वुमेन सेंसिटिव कुछ इश्यूज है, उसके ऊपर एक अलग पर्सपेक्टिव आएगा यहाँ पे. दे विल बी एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. सो हैविंग मोर वुमेन इन लीडरशिप मीन्स we'll pave way for a more inclusive society. The issue of women's safety,
मे बी गिवन हायर प्रेसिडेंस। हम देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में वो सेक्शुअल हैरेसमेंट एक्ट है, उसके अंदर एक इंटरनल कमिटीज़ बननी है, तो उसमें हम देखते हैं कि वुमेन का से बहुत कम होता है उसके अंदर। सो इफ़ वी हैव दीज कमिटीज़, दीज अथॉरिटीज़ विल फंक्शन मच बेटर। सो दैट इज़ द बिलीफ दैट वी हैव एट दिस मोमेंट। तो एक तो ये हो गया। अब हम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो प्रपोजल था दैट हैविंग मोर रिजर्वेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम है, 14% बहुत कम है, तो हम 50% के आसपास भी नहीं है ये। सो वी हैव हैड एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज एंड वी हैव सीन अ वेरी पॉजिटिव चेंज ओवर देयर। पहले तो कहते थे कि शी इज़ द वुमेन इन द मतलब वुमेन इन द पंचायती सिस्टम आर बेसिकली वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द हस्बैंड, बट बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि वुमेन आर टेकिंग अप इशूज़ ऑफ प्रोहिबिशन, लिकर वाला, ठीक है, ड्रग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इन एरियाज़ पे फोकस हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। So somewhere down the line, more representation of the women is going to be better for the society, and reservation could be a way forward. तो reservation का system इस पे कर सकते हैं, women reservation at the higher legislature, state assembly as well as the legislature. दूसरा कर सकते हैं that side by side we can have focus on more awareness. ठीक है, more awareness, putting pressure on the parties of having inner party democracy and putting more candidates, women candidates इन दी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये कुछ मेजर्स है जो लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है DRDO टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल। आजकल ये बड़ा कॉमन है, एक पृथ्वी प्राइम मिसाइल थी, अब ये आकाश प्राइम मिसाइल। तो ये आकाश में आप देखिए ये लॉन्च हो रही है यहाँ पे। सो इट इज़ बेसिकली अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इन्होंने जो टेस्टिंग करी थी, उन्होंने एक एनिमी एयरक्राफ्ट को मिमिक करने वाला कुछ चेस डाली थी हवा के अंदर और इसने इसको शूट कर दिया विद एक्यूरेसी। अब इसकी रेंज, इट इज़ बिलीव्ड आकाश प्राइम मिसाइल की रेंज है इज़ अबाउट 80 किलोमीटर्स, और नॉर्मल आकाश मिसाइल है उसकी 30 to 40 किलोमीटर्स है। और एक और एक चीज़ सिग्निफिकेंट है इस प्राइम के प्राइम के चक्कर में, कि प्राइम की जो है उसमें कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो मतलब कोई एनिमी एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसमें भी रेडियो सिग्नल्स वो देते हैं, तो द मिसाइल विल बी एबल टू ट्रैक एंड टारगेट द एनिमी प्लेन विद ग्रेटर एक्यूरेसी, तो उसको वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट द आकाश मिसाइल। तो ये हुआ था रिलीज रिसेंटली, तो इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, कास्ट डेल्टा 98% एरर फ्री। जल्दी से इसको करते हैं हम लोग। सो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की आजकल बात हो रही है कि दे शुड बी अ कास्ट सेंसस, सो दैट कास्ट वाइज हमें पता हो कि भाई इस कास्ट को ये बेनिफिट्स मिल चुके हैं, इनको हटाओ, ये वाली कास्ट पे फोकस करो, इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सो वी नीड ग्रेटर अवेयरनेस, और वो तब होगी जब हम हमारे पास एक प्रॉपर कास्ट सेंसस या कास्ट बेस्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। अब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट भेजा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो 2011 का भी कास्ट डेटा है वो यूजेबल नहीं है, उसका डेटा रिलायबल नहीं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि 1931 में एक सर्वे करा था हम लोगों ने, कास्ट सर्वे किया था, तो उसके हिसाब से देवर 4147 कास्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो 2011 का सर्वे है उसके हिसाब से तो 46 लाख कास्ट है। भाई बात माननी पड़ेगी, 4000 कास्ट है। और हाँ, हमने सोसाइटी में देखा है कि कास्ट बढ़ती रहती है, तो कास्ट है फिर जाति हो जाती है, फिर सब जाति, अलग अलग जातियाँ बनती रहती है। पर 46 लाख इज टू बिग अ नंबर फ्रॉम 4000, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो कहते हैं हम इसको नहीं इतना एक्यूरेट मान सकते इसको। पर एट द सेम टाइम ये जो द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उन्होंने कहा कि जो सेंसस बना है ये पार्लियामेंट्री पैनल को, कि ये 98% एरर फ्री है। दैट मीन्स दैट बाय एंड लार्ज दिस डेटा शुड हैव बीन यूज्ड फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। तो इसी के रेफरेंस में तू में मैच चल रही है बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी के मेंबर्स। ओके, सो पीएम लॉन्चेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। सो व्हाट इज दिस हेल्थ आईडी? इट इज, कल हमने पढ़ा था, वो था प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसका एक्चुअल नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो एक बार स्कीम का आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपल है, इसमें
जो पेशेंट रिलेटेड जो भी डेटा होता है कि ये बीमारी थी, ये डॉक्टर को विजिट किया था, सारा डेटा विल बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, ठीक है, सो दैट कोई किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको आराम से एडमिशन मिल जाए, क्योंकि डेटा है यहाँ पे, एडमिशन मिल जाए उसको, या वो इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं वो सब इसको आराम से पेशेंट को मिल जाए। दूसरी बात है कि डॉक्टर को भी पता रहता है कि इसको ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी थी, इससे ये रिएक्शन आया था, सो द डॉक्टर कैन ऑल्सो टेक करेक्ट डिसीजंस, इन्फॉर्म डिसीजंस को ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बियॉन्ड दिस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ हाईलाइटेड ये पैंडमिक के रेफरेंस में कि उनकी जो ऐप्स हैं, आरोग्य सेतु ऐप हो गई, कोविन ऐप हो गई फॉर द वैक्सीनेशन, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। बियॉन्ड दिस देर इज अ डेवलपमेंट इन द टेलीमेडिसिन, ठीक है, रिमोटली आप किसी को भी वो कंसल्टेशन हो जाती है, आजकल तो वीडियो कॉल भी जाती है, सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड। एंड आजकल हम वो प्रैक्टो ऐप आ रही है, एक तो वो है, बट इवन थिंक फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, वेयर रूरल एरियाज, हिंटरलैंड एरियाज जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट वाया टेलीमेडिसिन वी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और बेसिक हेल्थ केयर सपोर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड, उतना तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीमेडिसिन की उन्होंने बात करी है। बियॉन्ड दिस ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, जो विच कैन बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव केयर, ठीक है। एंड दिस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब at the lowest level it should be there so that it can provide easy, affordable and accessible treatment। तो ये बात कर रहे हैं। अब इस रेफरेंस में अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिसाब से, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ ICT in augmenting the healthcare sector in India, comment, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। You examine the role that the ICT can play or discuss the role, state gives with relevant examples, ऐसे कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस लाइन्स के ऊपर। तो एक चीज़ ये हो सकती है। बाद में अगर हम इन्हीं की बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, सो यू शुड नो दैट जो पब्लिक हेल्थ केयर का बजट है, that is about 1.2% of the GDP, while the recommended by the national health policy it is 2.5%। तो इसको बढ़ाने की बात चल रही है, that this should be increased। तो ये कुछ recommendations है। दूसरी चीज़ थी that health should become a fundamental right, वो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बताया गया था। नेक्स्ट है ICRA का डेटा ओवर हेयर। तो ICRA इज बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और उन्होंने कहा है कि GDP उनके हिसाब से अगले साल का GDP 9% पे होगा, ठीक है। दिस इज अप फ्रॉम द RBI एस्टिमेट ऑफ अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 8.5। RBI ने भी सेम ही दिया था, तो 8.5 एस्टिमेट से 9% उन्होंने रखा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ जो वैक्सीनेशन हुई है एंड एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ है, उसके बेसिस पे दे एक्सपेक्ट दैट द GDP फिगर्स वुड गो अपवर्ड्स। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज करी है, प्राइमरीली इट इज़ विद रेफरेंस टू द थर्ड वेव, ठीक है। सेकेंड वेव आई थी, अब थर्ड वेव के बारे में बात है। तो ठीक है, अभी तक तो इंडिकेशंस नहीं है दैट देयर विल बी अ थर्ड वेव, बट स्टिल देयर इज अ कंसर्न ओवर द थर्ड वेव। अभी कल, नॉट इन द हिंदू बट सम ऑफ द पेपर, देयर वाज अ टॉक कि द गवर्नमेंट हैज़ 2 months टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वेव। तो एक तो ये है थर्ड वेव। दूसरी बात है व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीनेशन। एक तो है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करो, और ऐसा लग रहा है हो पाएगा, गिवन कि अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था ऑफ 2.5 करोड़ वैक्सीन ऑन द PM मोदीज बर्थडे, ठीक है। तो ये वी आर इंक्रीजिंग द सप्लाई, बट एट द सेम टाइम ये जो अभी जो वैक्सीनेशन लगी है और जो कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसके रेफरेंस में कितनी इफेक्टिव रहेगी ये वैक्सीन। तो जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें जो वैक्सीन जिनको लगी उनको भी बीमारी हो गई थी यहाँ पे। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव इन टुडेज एनालिसिस, राइट। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।